हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के उस निगमन को भी सीख लीजिएगा, क्योंकि वो भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए हैं, तो इसको समझने में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होने वाला। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज है, बस उसमें क्या था कि हमें अक्षीय स्थिति में निकालना था और इसमें क्या करना है, हमें निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत होना चाहिए। ठीक है, उसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, दो बिंदु आवेश ले लिया। ये क्या है, एक निकाय मतलब वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2l दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर निकाय है और हमें क्या करना है, इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है यानी कि केंद्र है, और इससे हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो हमने यहाँ पर बना दिया और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये पूरी दूरी अगर 2l है तो यहां से यहां तक कितना होगा, l होगा, और यहां से यहां तक भी कितना होगा, l हो जाएगा। ठीक है, अगर 2l है तो सेंटर यानी केंद्र है, तो बराबर बराबर दूरियां आपस में विभाजित हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है कि -q से बिंदु P के बीच की दूरी निकालना है। जैसे देखिए उसमें हमने क्या किया था, पहले -q से बिंदु P के बीच की दूरी निकाला था, फिर उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, फिर वैसे ही +q से बिंदु P के बीच की दूरी और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र। ये चार चीजें आपको सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, हम इसको पहले मिला देते हैं, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, बटे r² होता है, तो बीच की दूरी हमें चाहिए। तो इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया प्लस आवेश को, और हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया माइनस आवेश को। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आवेश। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर दूरी इनका कितना होगा। तो ये l है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना दूरी है, तो ये जो दूरी है ये r दूरी है। तो ये देख सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है 90 डिग्री का। तो अगर ये लंबवत यानी कि लंब r है, आधार l दिया है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कर्ण को मान लेते हैं AB दिया है, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का मान r² प्लस आधार का मान l²। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, करणी में r² प्लस l², यही आएगा। ठीक है, तो AB के बीच की जो दूरी है वह है करणी में r² प्लस l²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा r² प्लस हो जाएगा l²। ऐसे ही ये भी उतना ही दूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी l है, ये भी r है, तो इसके भी बीच की जो दूरी मिलेगा वो भी मिलेगा r² प्लस l² के बराबर। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, हमें बीच की दूरी पता चल गया। अब जो आपने ये फिगर बनाया, 2-3 लाइन आपको थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, तो उसी को लिख देते हैं। तो माना ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना भी अगर लिख देते हैं पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बिंदु आवेश -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही लिखना है। तो लिखेंगे बिंदु आवेश -q के कारण। ठीक है, -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर, फार्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था, 1/4πε0 की Q/r²। ठीक है, मैंने सिद्ध भी कराया है इसको। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q का मान कितना है, Q ही रहेगा, माइनस Q आपको नहीं रखना है क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है यह सदिश राशि है। ठीक है, तो Q बटे, अब देखिए R का मान क्या होगा, माइनस Q के कारण बिंदु P के पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो इनके बीच की दूरी हमें लेना है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, करड़ी में r² प्लस l², तो ये हो जाएगा करड़ी में r² प्लस l²। ये बन गया समीकरण 1। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले इसके कारण पता होना चाहिए, इसके कारण, दोनों आवेशों के कारण ना हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो पहले इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। परिणामी का मतलब दोनों को मिला करके कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तब जाकर के वो हमारा मेन उत्तर होगा। तो उससे पहले हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो E1 बराबर हो गया इतना। वैसे ही क्या करना है, E2 निकालना है। तो वही फिर से लिखेंगे कि बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, तो कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की Q बटे, यहां पर भी R का मान उतना ही है, करड़ी में r² प्लस l², तो ये भी हो जाएगा करड़ी में r² प्लस l²। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, बहुत आसान था। अब बताइए समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि E1 जो है E2 के बराबर होगा, क्योंकि देखिए 1/4πε0 यहाँ पर भी है, Q नीचे का भी दोनों का बराबर है। तो सब कुछ जो है इसके राइट हैंड साइड का बराबर है, तो लेफ्ट का भी बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E1 जो होगा वो बराबर होगा E2 के। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब देखिए जो E1 और E2 आपने निकाला है, अब उसका क्या करना है, हमें दिशा निकालना है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप तभी निकाल पाएंगे जब आप दिशा निकालेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में देखा था, तो पहले E1 वेक्टर का हमने दिशा निकाला था, फिर E2 वेक्टर का, दोनों विपरीत दिशा में था, तो उनका जो परिणामी मिलता है वो क्या होता है, घटाने से मिलता है। जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए परिणामी कैसे निकलेगा, तो यहां पर माइनस Q था, तो इसके कारण हमने क्या निकाला है, E1 निकाला। तो E1 वेक्टर का जो दिशा होगा, देखिए माइनस है प्लस है, आकर्षित करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब इसकी जो दिशा होगी ये इधर साइड होगी। ठीक है, किसकी दिशा, E1 वेक्टर की दिशा, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करेगा। वैसे ही यहां पर प्लस Q है, यहां पर भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, अपने से दूर हटाएगा, तो इसकी जो दिशा होगी ये आगे चला जाएगा। ठीक है, यहां पर ये मान लेते हैं किसकी दिशा है, आपको दिख रहा होगा E2 वेक्टर की दिशा है। ठीक है, हमने दिशा निकाल लिया। तो जब कभी भी E1 वेक्टर की दिशा और E2 वेक्टर की दिशा किसी एंगल पे बने होते हैं, तो उनका जो परिणामी होता है वो उनके बीच से होकर जाता है। ठीक है, कैसे जाता है, बीच से होकर जाता है। तो इनका जो परिणामी निकलेगा इनके बीच से होकर जाएगा, यानी इनका परिणामी कुछ इस प्रकार निकलेगा, वेक्टर E की दिशा। ठीक है, आसान था। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से एंगल बनाते हैं किसी भी डिग्री का, तो उनका परिणामी हमेशा बीच से होकर जाता है। अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाने से मिलता है, यानी जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले से माइनस कर दो, तो इनका परिणामी ये निकल गया। लेकिन यहां पर एक इसका फार्मूला भी होता है, जब किसी का भी परिणामी बीच से होकर जाता है तो उसका एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं अगर पूछ दूं कि यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना होगा, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये थीटा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऊपर वाला कोण थीटा है, तो पूरा कोण कितना होगा, हमें पूरा कोण लेना है ना, वेक्टर E जो है बीच से ऊपर जा रहा है, तो हमें पूरा कोण का यूज करना है। तो ये थीटा है, तो नीचे वाला भी थीटा होगा, क्योंकि बीच से ऊपर जा रहा है, तो जितना भी कोण बन रहा है उनको आधे आधे बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी कितना होगा, इसका भी मान थीटा होगा, तो पूरा जो कोण होगा वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इनके बीच का जो कोण मिल गया हमें 2 थीटा मिल गया। अब देखिए आपको क्या लिखना है, तो यहां से हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी किसी का भी परिणामी बीच से होकर जाता है तो पहले E बराबर तो क्या होता है, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ये तो होता है ये फार्मूला। लेकिन जब E बराबर लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो फार्मूला होगा ये होता है E1 स्क्वायर प्लस होता है E2 का स्क्वायर प्लस होता है 2E1 इंटू E2 फिर होता है cos ऑफ थीटा। ये फार्मूला होता है जब भी किसी का भी परिणामी बीच से होकर जाता है तो ये फार्मूला आपको लगाना है। क्या हो जाएगा, करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू cos ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहां पर E1 जो है E2 के बराबर है, तो हम E2 के जगह भी E1 रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो चूंकि E1 जो है वो क्या है, बराबर है E2 के, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा करड़ी में E1 स्क्वायर, इसके जगह भी क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस 2E1, I2 की जगह क्या हो जाएगा E1, ये दिया है cos थीटा। तो यहां से मिल जाएगा करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और प्लस 2E1 इंटू E1 कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या, अगर देखिए यहां पर भी 2E1 स्क्वायर है, यहां पर भी 2E1 स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 2E1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो बराबर अगर हम 2E1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे E1 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा cos थीटा, यही मिलेगा। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी आगे क्या हो जाएगा, देखिए अब कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं करना है, जो समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो E बराबर क्या मिलेगा, यहां से E बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, cos थीटा का मान निकालना है, क्योंकि हल करना है, उसको करड़ी से बाहर लाना है। तो चूंकि, ठीक है, यहां पे लिखिएगा, चूंकि हमें पता है कि cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है, ठीक है, cos थीटा बराबर, यहां पे क्या था 2E1 इंटू cos ऑफ थीटा, थोड़ा सा गलती हो गया यहां पर हमने पूरा कोण कितना लिखा था 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 2 थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि कोण कितना था 2 थीटा के बराबर था। तो कामा थीटा बराबर, यानी जो कोण है वो 2 थीटा है, ठीक है, जो इनके बीच का कोण है वो 2 थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। हमें पूरा कोण निकालना है ना, आधा कोण थोड़ी निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो अब एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस होता है 1। तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा की जगह इसको रख देते हैं। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर करड़ी में 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो E बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर, ये मिल जाएगा इंटू 2 1 तो कैंसिल हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो E बराबर बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, देखिए 2 बार है अंदर, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, E1 2 बार है तो एक बार E1 बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का होल स्क्वायर है तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ठीक है। E बराबर 2E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, E1 का मान रख देना है इसमें और cos थीटा का मान निकाल करके रख देना है, तब जाकर के हमें फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, E1 का तो मान पता है, समीकरण 1 से रख देंगे, लेकिन cos थीटा का मान हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, cos थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं। तो अगर हम cos थीटा का मान निकालना चाहें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के यल ए, यानी आधार बटे के कर्ण होता है ना, आधार बटा के कर्ण। तो यहां पर देखिए ये क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो आधार क्या होगा, ये होगा, यानी यल, तो यल बटे अब कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण ये होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये किसका मान हो गया, cos थीटा का मान। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 5 और समीकरण 1 जो था E1 का मान, उससे उन दोनों का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 5 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 5 से। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा
E1 का मान कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, ठीक है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ठीक है, गुड़े कॉस थीटा का मान कितना मिला, तो एल बटे करड़ी में आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, इतना ही है ना। इंटू में 2 भी था तो गुड़े 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 E1 था ना, तो 2 गुड़ा पे चला जाएगा, तो E बराबर मिल जाएगा, E बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL। अब बटे करड़ी का वर्ग करने पे करड़ी हट जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि करड़ी है, करड़ी ऊपर जाता है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार समान है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2, ये मिल गया, ठीक है। अब जो हमने अक्षीय स्थिति में लिखा था वही फिर से हमें लिखना है। क्या हमने लिखा था कि यल का मान जो है आर की तुलना में अत्यंत छोटा है, ठीक है, ये जो दूरी होता है ये बहुत सूक्ष्म दूरी होता है, तो यल का मान क्या है, आर की तुलना में अत्यंत छोटा है, तो लिख देंगे एल जो है वह लेस देन आर है, मतलब बहुत छोटा है, नगण्य के बराबर है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के, क्योंकि आर पहले से ही बड़ा है और उसका वर्ग करना है, तो उसमें से घटाएंगे अगर यल को तो बहुत छोटा सा नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, अब पावर हो जाएगा 3/2, इतना ही होगा। चूंकि हमें पता है कि P जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2QL के, तो 2QL की जगह P रख सकते हैं, यह फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा के, यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, R की पावर 3। यही फॉर्मूला होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में बस क्या होता था, यहाँ पे 2 का गुणा होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में 2 का गुणा नहीं होता है, बस यही फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान था, अगर आपने अक्षीय वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ कमी है तो जरूर बताइएगा, कहां पर आपको समझ में नहीं आया ये भी बताइएगा, ठीक है, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको सुधार सकूं, ठीक है। तो ये था निरक्षीय स्थिति में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।